नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित पटेल, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के नए वीडियो में। वीडियो ये है कि हम आज देखेंगे कि बीजांड की संरचना कैसी है। ठीक है, आखिर बीजांड देखने में कैसा होता है, उसका संरचना कैसी होती है, वो कितना बड़ा होता है, उसमें कोशिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, और इसमें से उठने वाले कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो हम देखेंगे कि जो इंट्रेंस एग्ज़ाम आते हैं आपको, जैसे हो गया आपका नीट एग्ज़ाम, बीएससी हो गया। ठीक है, तो इस तरह के एग्ज़ाम में जो पूछता है ना, क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसमें हम इस बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। तो हम आज देखेंगे इसकी डिटेल संरचना। ठीक है, मतलब जो ओव्यूल है आखिर ये होता कैसा है, इसकी जो कोशिकाएं हैं किस प्रकार से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी डिटेल संरचना बनाने जा रहे हैं। देखिए, जैसे ये चीज़ तो पूरा इस ओवरी में रहता है। ठीक है, अब इस ओवरी में ये जो है एम्ब्रियो सैक को जो कहते हैं हिंदी में भ्रूणकोश। ठीक है, क्या कहते हैं, भ्रूणकोश। अब इसके अंदर जो है जब विभाजन होता है तो शुरू में पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से इसके अंदर जो है कुछ इस प्रकार से तीन जो है एक कोशिका होती है। ये जो है 1 से 2 बढ़ती है। ठीक है, 1 से होकर के 2 होती है। अब 2 के बाद अब 2 से ये होती है फिर 4। ठीक है, अब उन चारों में ये 3 जो होती है वो होती है डीजनरेटिव सेल। डीजनरेटिव सेल का मतलब है विघटित कोशिका या अपघटित जो हो जाती है, और ये जो है कि वृद्धि कर जाती है। ठीक है, ये बड़ा रहता है। जो तीसरा चौथा कोशिका होती है वो होती है जनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका। ठीक है, अब ये जो यही एम्ब्रियो सैक है, इन चारों में से एक ही डेवलप होता है और बाकी सब क्या डीजनरेट यानी खत्म हो जाते हैं। तो उसी में ये जो है एम्ब्रियो सैक यहाँ पर डेवलप होता है। अब इसके अंदर जो है कि एक इसका केंद्रक होता है। केंद्रक या फिर आप यूँ कहें कि एक कोशिका ही मान लेते हैं इसको। ठीक है, पहले इसको हम केंद्रक कहते हैं। अब ये केंद्रक जो है कि 2 भाग में डिवाइड कर जाता है। 2 भाग में डिवाइड करके यहाँ पे 2 कोशिका या फिर 2 केंद्रक बनाता है। ठीक है, फिर इनमें जो है कि पोलर जो है कि डिस्ट्रैक्शन होता है, और यहाँ पर एक केंद्रक यहाँ आ जाता है, एक केंद्रक यहाँ पोलर की तरफ यानी ध्रुव की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 केंद्रक हैं। अब ये दोनों केंद्रक फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं आपस में। क्योंकि ये क्या है, हैप्लॉइड केंद्रक है, तो ये डिवाइड करते हैं। तो ये यहाँ से 1 से हो जाता है 2, वही चीज सेम यहाँ पर 1 से 2 हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है कि अब ये दोनों फिर से दोबारा डिवाइड करती हैं। ठीक है, दोबारा डिवाइड करके यहाँ पे 2 से 4 केंद्रक बना देती है। ठीक है, अब जब ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ से एक केंद्रक आता है सेंटर में, और ये केंद्रक आता है यहाँ से सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पर बचते हैं 3। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि वर्तिकाग्र के ऊपर जो है कि उसी समय होता है परागण की क्रिया। क्या होती है, पॉलिनेशन। तो जब पॉलिनेशन होता है तो यहाँ पर ये दोनों कर जाते हैं आपस में फ्यूज। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में फ्यूज करके एक केंद्रक बना लेते हैं। उस कंडीशन में इसको कहते हैं संलयन। इनका संलयन हो गया है। ठीक है, और इसका नाम जो है अभी बताते हैं, पहले रुक जाइए। अभी ये 2 है तो यहाँ पर वहां पे पॉलिनेशन होगा और यहाँ पर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो और ये दोनों क्या करेंगे, जाएंगे आपस में फ्यूज। तो पहले इसका नामकरण करते हैं। इसका नामकरण ये तीनों जो है यहाँ ऊपर वाली कोशिकाओं क्या कहते हैं, एंटीपोडल। ठीक है, एंटीपोडल सेल या फिर अभिमुख कोशिकाएं या फिर प्रतिमुख कोशिकाएं। यहाँ पर ये जो दोनों कोशिकाएं हैं इन दोनों का नाम है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई या हिंदी में कहें तो ध्रुवीय केंद्रक। इसका दूसरा नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक, हिंदी में इसको कहते हैं। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई का। इसके बाद यहाँ पर जो 2 कोशिकाएं हैं, ठीक है, नीचे की कोशिका, इसको कहते हैं सिनर्जिड सेल, हिंदी में कहते हैं सहायक कोशिकाएं।
कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा किसी किताबों में सस्पेंसर सेल, ठीक है। तो इसका नाम है सिनर्जिक सेल अथवा हिंदी में सहायक कोशिका है। इसके बाद जो तीसरी कोशिका बचती है वो है एक न्यूक्लियस। इसका नाम तीसरे का क्या है, एक न्यूक्लियस या अंड केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ पर जब पॉलिनेशन वर्तिकाग्र पे होता है तो यहाँ पर ये जो चूंकि सॉरी यहाँ पर जब ये तीनों, इसका नाम एक न्यूक्लियस, इसका हो गया सिनर्जिक सेल, इन तीनों को एक ग्रुप में यानी एक साथ क्या कहते हैं, तो इन तीनों को एक साथ बोलते हैं जो है कि एग ऑपरेटस। क्या बोलते हैं, एग ऑपरेटस या अंड उपकरण हिंदी में, अथवा अंड समुच्चय भी कहते हैं, एग ऑपरेटस, ठीक है। तो अब जब पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पर ये एक लेयर का फॉर्मेशन होगा, तब जाकर के इसको कहते हैं एग ऑपरेटस। और उसी समय ये क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करके 2 से 1 केंद्रक हो जाती है। तो पहले देखिए ये सब हैप्लॉइड केंद्रक है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या यानी कि आधी होती है। जब ये आपस में फ्यूज कर जाएगा तो यहाँ पर 2 केंद्रक मिलकर के तब ये द्विगुणित हो जाएंगे। जब ये द्विगुणित हो जाते हैं तो चूंकि वहां पे वर्तिकाग्र जो वर्तिकाग्र है यहाँ पर होता है परागण। तो जानते हैं कि परागण जब होता है तो परागकण में जो होते हैं कि एक वैक्यूल होता है और एक केंद्रक होता है, ठीक है, जिसको हम जेनेटिक से न्यूक्लियस करते हैं। इस परागकण का ये क्या करता है, डिवाइड करता है 2 भाग में, ठीक है। और इसमें से एक जो होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन ये डिवाइड करके 2 भाग में बढ़ जाता है, और वो भी लेंस के आकार का यानी लंबवत में हल्का सा। ये दोनों मेल के न्यूक्लियस यानी नर केंद्रक, और ये इनमें जो कि कोशिका द्रव्य जो होता है बहुत हल्का होता है, थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों क्या है, जनरेटिव या फिर ऐसा कह सकते हैं मेल न्यूक्लियस, ठीक है, मेल न्यूक्लियस। लेकिन ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, कायिक केंद्रक या वर्धी केंद्रक, ये क्या करता है, यहाँ से जब इनका अंकुरण शुरू होता है तो यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब यानी जिसको कहते हैं पराग नलिका। तो वहीं से ये पहले आगे रहता है और ये दोनों बारी बारी से नर केंद्रक आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ होता है, ये यहाँ इस वर्तिकाग्र के अंदर होता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो कि पॉलन ट्यूब के माध्यम से पराग जो नलिका होती है आती है पराग कणों को लेकर के, नर केंद्रक को लेकर। तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं हाइलम, माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वार। ये पूरा क्या है, बीजांड है। इस बीजांड में जहाँ से पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका इंटर करती है, किसके लिए, निषेचन करने के लिए, तो इस जगह को कहते हैं माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से जो है कि पराग नलिका जो है कि इंटर करती है नर केंद्रकों को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक पहला वाला नर केंद्रक है यहाँ से तो पॉलन ट्यूब के माध्यम से इंटर करता है, तो इसको इन दोनों के बीच से इसको निषेचित करता है यानी फ्यूज करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फ्यूज करता है और दूसरा केंद्रक इसको फ्यूज करता है जब ये परागण के बाद, चूंकि ये द्विगुणित हो चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका निषेचन होता है। अब जब निषेचन होता है तो यहाँ पर ये जो होता है ये युग्मनज का निर्माण करेगा। आप जानते हैं कि निषेचन के बाद पहली कोशिका जो बनती है वो युग्मनज होती है, और ये जो निषेचन के बाद ये कोशिका बनती है, क्योंकि ये क्या होता है, 3n, ये त्रिगुणित होती है। इसका नाम जब ये निषेचन के बाद जो नाम पड़ता है वो होता है इंडोस्पर्म। क्या नाम पड़ता है, इंडोस्पर्म, ठीक है। भ्रूणपोष, क्या नाम पड़ता है, भ्रूणपोष, ठीक है। और इसका जो ये पूरा सेल है इसका क्या नाम है, भ्रूणकोश। तो याद रखिएगा भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में क्या अंतर है, यानी कि भ्रूणपोष जो है भ्रूणकोश के अंदर स्थित होता है, यानी इंडोस्पर्म जो है इम्ब्रियो सैक के अंदर स्थित होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि ये युग्मनज क्या करता है, डेवलप करके फिर बदलता है किसमें, इम्ब्रियो में, यानी कि भ्रूण में, ठीक है। और ये इम्ब्रियो को पोषण कौन देता है, तो यही इंडोस्पर्म देता है, ठीक है। बात समझ में आई। ये जो है यहाँ पे ये जो ओवरी है ये बनता है पूरा फल में बदलता है, ठीक है। उसके बाद ये जो बीजांड है ये किस में बदलता है, बीज में, ठीक है।
और ये जो एम्ब्रियो सैक ये पूरा किसमें बदलता है, भ्रूण, मतलब जो कि बीज का जो अंकुरण होता है, अंकुरित होता है, उसमें जो है कि बदलता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो बीजांड है ना, ये बीजांड जो है कि यहाँ जिस भाग से, मतलब जो बीजांड है, चूँकि यहाँ पर देखिए ये जो बीजांड है पूरा, ये किससे जुड़ा है, बीजांडासन से। जहाँ ये चूँकि ये वाला हिस्सा क्या है, बीजांडासन है भाई, जहाँ पे बीजांड स्थित है। तो बीजांडासन से जो बीजांड जहाँ पर जुड़ा है ना, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस भाग को हाइलम बोलते हैं, जहाँ पर कि बीजांड जो है कि बीजांडासन से जुड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला हिस्सा क्या हो गया, इंडोस्पर्म हो गया। अब देखिए ये जो ओवरी है ना, ओवरी वाला हिस्सा ये है। ओवरी के अंदर क्या होता है, तो ओवरी के अंदर होता है आपका बीजांड, अंग्रेजी में ओव्यूल। ठीक है, और अब ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश। अब उस भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर होता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष को अंग्रेजी में कहते हैं इंडोस्पर्म। ठीक है, अब दूसरी चीज़, उसी में एक और चीज़ होता है जिसका नाम है एम्ब्रियो। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को आप साथ में ही लिख सकते हैं, इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो जो है कि कहाँ होता है, तो ये क्वेश्चन बनता है, तो ये आता है ये एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश में होता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में क्या अंतर है, तो ये याद रखेंगे कि जो भ्रूणपोष है वो भ्रूणकोश के अंदर होता है, यानी इंडोस्पर्म कहाँ होता है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में। और बाकी चीज़ें इधर जो ये सब जो लेयर देख रहे हैं, इसका नाम है इंटेगुमेंट्री लेयर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अध्यावरणी परत। ठीक है, अध्यावरणी परत या इंटेगुमेंट्री लेयर। ठीक है, या इंटेगुमेंट्स भी कहते हैं। इधर है चलेजा। ठीक है, यानी इसको हम निभाग बोलते हैं। इधर की जो कोशिकाएं होती हैं उसका नाम है चलेजा, चलेजा या हिंदी में बोले तो निभाग। ठीक है, तो इधर सब की मतलब ज़्यादा संरचना नहीं है। और हाँ, ये चीज़ इसको क्या बोलते हैं, हाइलम, जहाँ से, चूँकि ये क्या है पूरा, ये इसका जो नाम होता है, इसका नाम है फ्यूनिकिल। ठीक है, ये जो लंबो संरचना देख रहे हैं ना, ये होता है फ्यूनिकिल। और ये जो बीजांड है ना पूरा, ठीक है, बीजांड जो है इस फ्यूनिकिल से जहाँ पे जुड़ा होता है उस स्थान को कहते हैं हाइलम। शायद बताया है आपको पीछे। ठीक है, हाइलम, और ये हो गया फ्यूनिकिल। ठीक है, फ्यूनिकिल से बीजांड यानी ओव्यूल जिस स्थान पे जुड़ता है उस स्थान को कहते हैं हाइलम। तो ये आज का जो है कि लेक्चर रहा कुछ इस प्रकार से। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए अगर नए हैं तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।